नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे चाय में स्वागत है। आज तारीख है 24 अप्रैल 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। कल हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े थे, कृपया डेली वीडियो को देखा कीजिए। आज मैं आपको एईडीओ के करंट अफेयर के जो सवाल पूछे गए हैं उसका भी विश्लेषण कर लेंगे हम लोग। क्या क्या आज हम लोग पढ़ेंगे, तो कल बिहार के कैबिनेट ने बिहार में 11 नए सैटेलाइट सिटी परियोजना को लेकर के मंजूरी दे दी है। इस टॉपिक को ज़रा हम लोग डिटेल में समझेंगे, इसके प्रभावों को भी पढ़ेंगे। बिहार के जितने सैटेलाइट सिटी बनेंगे उन सब का नाम ऐतिहासिक जो प्राचीन भारत में हमारे स्थलों के नाम रहे हैं उन पर रखा गया है। उसके अलावा इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। बंगाल में 92.9% और तमिलनाडु में 85.1%। ये हिस्टोरिक है, इससे पहले इस तरह का कभी भी नहीं हुआ। इस टॉपिक को भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा और भी कई सारे टॉपिक हैं जिसमें वीज़ा की बातें भी हैं, और उसके अलावा एक वाटर कंटेमिनेशन जिसमें आर्सेनिक मिले हुए की एनजीटी ने खुद से ही ये चीज़ लिया है और रिपोर्ट मांगी है राज्यों से कि आप क्या क्या करने जा रहे हैं, तो हम लोग उस टॉपिक का भी अध्ययन करेंगे। डेली प्रैक्टिस करते हैं हम लोग 72 बीपीएससी प्रीलिम के लिए। डेली मतलब डेली ही होता है, 100 सवालों के प्रैक्टिस करते हैं। फिलहाल में साइंस चल रहा है, अगर आपको जुड़ना हो डेली प्रैक्टिस के हेतु तो आप जुड़ सकते हैं। जिनका भी एईडीओ एग्ज़ाम हुआ है वो भी जुड़ सकते हैं। अब देखिए आज का पहला टॉपिक कौन सा क्या है। पहला टॉपिक, तो बिहार कैबिनेट के प्रमुख फैसले, 11 सैटेलाइट टाउनशिप, टेक पार्क और आईटीआई को अपग्रेड करने का फैसला लिया गया है। सम्राट चौधरी जो हैं ये अपने सीएम हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली मीटिंग जो हुई उसमें ये सारे फैसले लिए गए। एक एक करके देखेंगे इनको। बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। कई बार बीपीएससी जो अब करंट अफेयर के सवाल बना रही है, मैं 2 दिनों से एनालिसिस उसका कर रहा हूँ, तो उसमें आपको ऐसे ऐसे फैक्ट दिखेंगे जो बहुत आसान प्रतीत होते हैं, लेकिन हम लोग न्यूज़ जब पढ़ते हैं तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और उससे भी वो सवाल पूछ रहा है, जिसमें उन्होंने कई सारे बड़े बड़े फैसले लिए हैं। सबसे प्रमुख फैसला जो है, इसकी घोषणा बिहार के बजट में ही किया गया था कि आने वाले समय में बिहार में शहरीकरण को प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि बिहार में अभी भी गांव जैसे के तैसे थे वैसे ही हैं। बिहार के शहर भी जैसे थे आज से काफ़ी वर्ष पहले वैसे के वैसे ही हैं। कुछ सड़कें ज़रूर सुधरी हैं, लेकिन मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से वो कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। तो बिहार के 11 प्रमुख शहरों के आसपास सैटेलाइट टाउनशिप, जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली के आसपास ये संजय गांधी का आइडिया था कि न्यूयॉर्क के तर्ज पर ट्विन सिटी बनाया जाए, जिसमें गुरुग्राम और आप क्या देखते हैं नोएडा का डेवलपमेंट किया गया था। ये इसी प्रकार के ट्विन सिटी परिकल्पना पर बनाया गया था, वो अमेरिका से देख करके आए थे। तो गुड़गांव और नोएडा जो बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया था कि दिल्ली पर प्रशासनिक ऑफिस और कार्यालय का या फैक्ट्रियों का जो बोझ है वो कम हो जाए। इसलिए दिल्ली में अब मुख्य रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव हब है, बाकी सारे कार्यालय ऑफिस वगैरह जितने भी हैं वो बड़ी आबादी आपको इन 2 शहरों में रहती है। फिर इनका भी विस्तार होता गया, नोएडा का भी विस्तार हुआ, गुड़गांव का भी विस्तार हुआ, एनसीआर में से फरीदाबाद जैसे अन्य शहर भी बनने लग गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि शुरुआत में ये प्लानिंग की गई थी कि दिल्ली के आसपास में 2 सैटेलाइट सिटी हमें डेवलप करने चाहिए। उसी तरीके से बिहार में भी डेवलप किया जा रहा है, लेकिन एक छोटा सा चैलेंज भी है यहाँ पर जिसकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि समझते समय हर डायमेंशन से हमें सोचना चाहिए। चैलेंज ये है कि दिल्ली के आसपास के एरिया में बड़े स्तर के इन्वेस्टमेंट थे, जिसके कारण से क्या हुआ कि नोएडा हो या फिर गुड़गांव हो, ये आसानी से डेवलप हुए और यहाँ पर लोग भी आए, कमाने खटाने का माहौल भी बना, कंपनियां भी आई, फैक्ट्री भी स्थापित हुए, छोटे फैक्ट्री से लेकर के बड़े लार्ज स्केल तक के फैक्ट्री स्थापित हुए। लेकिन बिहार में अभी वो सिचुएशन नहीं है। 2 छोड़िए, अगर हम 11 टाउनशिप डेवलप करेंगे तो उनमें लोग कहाँ से आएंगे? लोग आ भी जाएंगे तो रोज़गार का अवसर कैसे पैदा होगा? रोज़गार का अवसर पैदा होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके लोग आकर्षित होंगे उन शहरों की तरफ में। तो ये एक हमारे लिए चैलेंज होगा, चुनौती में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। शहरों का नाम ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, सारे आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। पटना तो पाटलिपुत्र, ये पुराना नाम था। सोनपुर तो हरिहर नाथपुरम, यहाँ पर हरिहर नाथ, हरिहर, हरि का मतलब हो गए कौन, तो विष्णु, और हर का मतलब हो गए शिव जी। इन दोनों का मिला हुआ रूप को हरिहर कहा जाता है।
हरिहर कहा जाता है, हरिहर नाथपुरम। गया के बगल में मगध डेवलप किया जाएगा। दरभंगा का सैटेलाइट सिटी मिथिला नाम से डेवलप किया जाएगा। सहरसा का सैटेलाइट सिटी कोसी होगा। मुंगेर का अंग होगा, अंग जनपद याद होगा अगर आपको। भागलपुर का विक्रमशिला होगा, भागलपुर का विक्रमशिला। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने स्थापित किया था? तो धर्मपाल ने स्थापित किया था, ये पूछा जा चुका है। मुजफ्फरपुर तिरहुत हो गया, तिरहुत वहाँ पर डेवलप किया जाएगा। और छपरा जो हो गया ये सारण डेवलप होगा यहाँ पर। सीतामढ़ी जो है सीतापुरम नाम से सैटेलाइट सिटी डेवलप किया जाएगा। सीतापुरम, सीतामढ़ी, मढ़ी का मतलब रहने की जगह, तो सीता जी जहाँ पर रहती थी वही है सीतामढ़ी। पूर्णिया का पूर्णिया ही होगा, तो ये नाम याद रखिएगा। एक ही नाम है जिसमें नाम समान ही रखा गया है, नहीं तो बाकी सारे के सारे जो हैं उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उनके नाम रखे गए हैं। सैटेलाइट सिटी होगा, जैसे दरभंगा है तो दरभंगा के बगल में एक बड़ा सा लैंड एरिया खरीदा जाएगा और वहाँ पर इसको डेवलप किया जाएगा। इसके कारण से कुछ शहरों में बिहार सरकार ने ज़मीन की खरीद बिक्री पर भी 2027 तक के लिए रोक लगा दी है, ताकि सही से हम इसको डेवलप कर सकें। आईआईटी पटना में रिसर्च पार्क, पूर्वी भारत का टेक हब बनाने की सोची जा रही है आईआईटी पटना को। आईआईटी पटना का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, शानदार प्रोफेसर्स हैं यहाँ के। प्रोफेसर्स कुछ कुछ जो हैं उनके दुनिया के टॉप साइंटिस्ट में नाम आता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, नहीं पता होगा आपको तो गूगल सर्च कीजिएगा। कैबिनेट ने आईआईटी पटना परिसर में एक अत्याधुनिक रिसर्च पार्क स्थापित करने के लिए राज्य के हिस्से के रूप में 305 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कुल फंड जो है 480.71 है। बीपीएससी फंड से बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रही है, डेटा से सवाल पूछा जा रहा है बीपीएससी प्रीलिम में, इस ओर विशेष ध्यान दें। 305 करोड़ रुपए की मंजूरी किए हैं। कुल फंड जो है 480.71 करोड़ रुपए है। इसे पूर्वी भारत का बड़ा तकनीकी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सहयोग, इसमें 1000 फॉर्च्यून कंपनी को 20 सालों के अधिक लंबी अवधि के लिए समझौते के तहत जमीन आवंटित की जाएगी, ताकि वे शैक्षणिक संस्थाओं के साथ मिलकर के कोलैबोरेटिव रिसर्च कर सकें। अनुसंधान का क्षेत्र क्या होगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल, एआई, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उद्योग 4.0 जैसी नई जो उद्योग प्रणाली है उसको उद्योग 4.0 कह देते हैं, जिसमें हम 100% डेटा ड्रिवन या फिर रोबोटिक्स से आगे वाले ड्रिवन जो होता है ऑटोमेटेड, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इस सेकेंड प्रोजेक्ट था जिसको कल कैबिनेट ने हरी झंडी दी है। इसके अलावा थर्ड जो हरी झंडी दी गई वो है 75 ITI का कायाकल्प किया जाएगा। युवाओं को आधुनिक कौशल और रोजगार प्रदान करने के दृष्टिकोण से 75, ये याद रखना है, 75 ITI जो हैं उनका अपग्रेड करने के लिए 3615 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। उद्योगों के मांग के अनुसार से उनके सिलेबस में भी परिवर्तन किया जाएगा। ITI सबसे, आज नहीं, आज से कुछ वर्ष पहले तक सबसे सही तरीका माना जाता था कि शॉर्टकट में छोटी जॉब लेनी है तो, लेकिन अब तो उनका भी वैल्यू कम हो गया है। पर्यटन व अन्य प्रमुख स्वीकृतियाँ, सोनपुर विकास सारण जिले में स्थित हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र को वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी गए हैं कभी, उसके कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग को 680 करोड़ रुपए की मंजूरी दिए गए हैं। ये भी याद रखना है, 680 करोड़ भी याद रखना है। मुंगेर में पर्यटन, मुंगेर के जिले के तारापुर, नाम सुना होगा आपने, तारापुर, एक सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र स्थापित करने के लिए ईसा फाउंडेशन को जिम्मेदारी दी गई। ईसा फाउंडेशन सदगुरु का है। कई सारे लोगों को आपने देखा होगा भरी जवानी में बाबाओं के प्रवचन सुनते रहते हैं। जो यंग एज है, गर्म खून वाला दौर है, उसमें तरह तरह के बाबा अपने देश में प्रचलित, उनके प्रवचन सुनते रहते हैं। और इस उम्र में तीर्थाटन पर जाते हैं, मतलब जिस उम्र में क्रांति करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उस उम्र में बाबाओं की शरण में आप उनको देखेंगे। तो ये भी एक बाबा हैं, बड़े फेमस है यूट्यूब पर। NFSU ऑफ कैंपस पटना जिले के डुमरी पुनपुन में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का ऑफ कैंपस स्थापित करने के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी। तो ये सारे के सारे बिहार कैबिनेट के फैसले हैं जिससे आपको ध्यान में रखना चाहिए। बिहार का मैप है, जो भी जगह हमने चर्चा में भी देखा है, एक भी ऐसा है जो आपको बताना पड़ेगा मुझे, आंख मूंद करके याद होना चाहिए। पूर्णिया यहाँ पर है, सारण यहाँ पर में है, सब एक बार में याद होना चाहिए। दरभंगा यहाँ पर में है, सहरसा यहाँ पर में है, मुंगेर यहाँ है, भागलपुर यहाँ है। ये एक बार में कोई आंख मूंद करके भी बोले तो भी आपका उंगली डायरेक्ट वहीं पर जाना चाहिए। बिहार का मैप ऐसे कंठस्थ होना चाहिए।
कितनी इसके यूपी से सीमाएं लगती हैं, कितने ज़िले हैं, कितने झारखंड से हैं, कितने नेपाल से हैं, कौन सा पूर्वी ज़िला है, कौन सा पश्चिमी ज़िला है, उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है, पूरब से पश्चिम लंबाई चौड़ाई क्या है, कितनी नदियां हैं, ऊपर से सारी नदियां इस प्रकार से मिलती हैं, दक्षिण से एक सोन इस प्रकार से मिलती, फिर एक नदी यहाँ पर है। तो इस प्रकार से पूरा मैप आपको याद होना चाहिए। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं था मैपिंग में, बिहार की मैपिंग आपको कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि एक सवाल मिनिमम पूछा जाता है, 2 सवाल सम टाइम और दोनों बोनस होते हैं, आसान होते हैं। नियोजित, अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा राज्य पर? जो नए सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप किए जाएंगे, इसका बिहार पर में क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक, पहले तो आपको इसको सोच करके लिखना चाहिए कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा, सांस्कृतिक रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से सोच करके लिखना चाहिए। नियोजित शहरीकरण, भीड़ भाड़, वर्तमान पटना, गया, मुजफ्फरपुर जैसे शहर अनियोजित विस्तार, अत्यधिक आबादी के बोझ से जूझ रहे हैं। सैटेलाइट टाउनशिप मुख्य शहरों के बाहर चुंबकीय केंद्र के रूप में काम करेंगे, जिससे मुख्य शहरों में भीड़ कम होगी और स्लम, झुग्गी झोपड़ियों के विकास पर रोक लगेगा। ये जो कहीं पर भी कोई भी घर बना देता है, वो वाला सिस्टम कम से कम ख़त्म होगा। ये आज नहीं, आज से 20 वर्ष पहले बिहार को ये करना चाहिए था, विभाजन के ठीक बाद, तो आज हमारी दशा कुछ और ही होती। पटना के पाटलिपुत्र टाउनशिप में फिनटेक सिटी और लॉजिस्टिक हब के निर्माण से बिहार में बड़े कॉरपोरेट निवेश, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। यह बिहार की छवि को एक पिछड़े राज्य केंद्रित से बदल करके आधुनिक सेवा और तकनीकी हब के रूप में स्थापित करेगा। एक इमेज भी हमारा बदलेगा। रोजगार सृजन और कौशल विकास, आईआईटी पटना में रिसर्च पार्क, 75 आईटीआई का अपग्रेडेशन से रोजगार का सृजन होगा, स्किल्ड वर्कर्स की बढ़ोतरी होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छे रोजगार भी मिल सकते हैं, ब्रेन ड्रेन कम हो सकता है, कुछ इनोवेशन करने से बिहार में भी उद्योग धंधे बढ़ सकते हैं। रियल एस्टेट विनियम और मूल्य नियंत्रण होगा। टाउनशिप क्षेत्रों में 2027 तक भूमि लेन देन पर प्रतिबंध लगा करके, प्रतिबंध लगाया गया है, जो टाउनशिप घोषित किए गए हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया 2027 के लिए भूमि लेन देन पर। ठीक है, भूमाफियाओं और बिचौलियों द्वारा कीमत में की जाने वाली कृत्रिम वृद्धि को रोक दिया जाएगा। इससे भविष्य में आम आदमी को किफ़ायती आवास मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्षेत्रीय विकास में संतुलन होगा। केवल पटना ही नहीं बल्कि बिहार के और भी अलग अलग इलाके हैं जहां पर विकास संभव हो पाएगा। कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक कॉरिडोर भी डेवलप होगा। दरभंगा गया प्रस्तावित सोनपुर हवाई अड्डे के पास उन टाउनशिप का होना एक कार्गो लॉजिस्टिक कॉरिडोर को भी तैयार करेगा, जिससे क्या होगा, बिहार में लॉजिस्टिक भी बढ़ेगा। सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा इससे। तो इसको ज़रूर ही याद रखें, इसको ज़रूर याद रखें। यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे मेंस में भी, अभी जो 71 मेंस होने वाला उसमें भी, क्योंकि बजट में ही इसकी चर्चा की गई थी बंधुओं, बिहार बजट में इसकी चर्चा की गई थी, इसलिए भी इसको याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में ऐतिहासिक मतदान। एसआईआर का प्रभाव, एसआईआर का 2 प्रभाव है। कई सारे लोग केवल इसलिए मतदान करने जा रहे हैं कि एसआईआर में कहीं उनका नाम न हट जाए अगली बार। इस बार मतदान करने जा रहे हैं कि मतदान करना ज़रूरी हो गया अब, नहीं तो क्या पता एसआईआर के तहत नाम काट दे। एक भय फैला है लोगों में, क्योंकि ऐसा है नहीं। आप एक बार नागरिक हैं तो हैं, भले आप वोट करें या न करें। दूसरा जो पड़ा है वो है ये कि एसआईआर के कारण से वोटर लिस्ट में ऐसे नाम जो फालतू के थे, जो माइग्रेट कर गए हैं यहाँ से, जो यहाँ पर नहीं रहते हैं, वो सारे नाम हट गए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए पहले 125 लोग थे, उसमें से 80 लोग वोट करते थे। ठीक है, अब उसमें से 25 लोगों का नाम कट गया, तब 100 लोग हैं और उनमें से 80 लोग वोट करते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज क्या होगा, अपने आप ही बढ़ जाएगा, उससे परसेंटेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये भी हुआ है कि बहुत सारे नाम चूँकि हट गए हैं, इसलिए परसेंटेज अब हमें अप दिख रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। इसको हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जनरल करंट अफेयर है और यहाँ से सवाल बन सकते हैं, क्योंकि इस तरह की वोटिंग इससे पहले कभी भी नहीं हुआ है। 1-2 फैक्ट भी बताऊंगा मैं आपको। भारत के चुनाव आयोग के ECI नेट ऐप के अनुसार, ये नेट ऐप भी याद रखिएगा, आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल पहले चरण में, तमिलनाडु में आज़ादी के बाद सबसे अधिक मतदान प्रतिशत दर्ज किए गए हैं। दोनों राज्यों में 2011 का जो पिछला रिकॉर्ड था वो सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पश्चिम बंगाल में 92.88%, लगभग 92.9% हो गया। पिछला रिकॉर्ड 2011 में हुआ था जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हटी थी और ममता दीदी जो हैं वो सत्ता में आई थी।
34 साल का वामपंथी सरकार थे पश्चिम बंगाल में, जिसको ममता दीदी ने उखाड़ा था। और ममता दीदी 34 साल के बाद, सोचिए ज़रा, 34 सालों तक ये पार्टी की सत्ता रही, और जिसमें बंगाल में इंडस्ट्री जितने थे ना सब खत्म हो गए थे। नहीं तो पहले लोग कलकत्ता जाते थे कमाने के लिए बिहार से पहले लोग पश्चिम की तरफ कम आते थे। कलकत्ता, जमशेदपुर, बोकारो, इन सब जगहों पर जाते थे, रांची, इन सब जगहों पर जाते थे। लेकिन कलकत्ता फिर जाना बंद हो गया क्योंकि सारे इंडस्ट्री ख़त्म हो गए। उस समय लास्ट टाइम में बहुत बड़ी वोटिंग हुई थी, 84.72%, ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है ये। तमिलनाडु में 85.15 रहा, 2011 में 78.29% था। वैसे भी आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि हमेशा ही स्टेट असेंबली में वोटिंग के परसेंटेज ज़्यादा होते हैं आम लोकसभा चुनाव की तुलना में। महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा है। बंगाल में 92.69% बनाम पुरुषों का 90.92% रहा है। तमिलनाडु में 85% महिलाएं और पुरुष जो है 83.57% ही हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। SIR का प्रभाव है, विशेष गहन परीक्षण किया गया है जिसके कारण से इस तरह की वोटिंग बढ़ी है। दस्तावेज आधारित दृष्टिकोण, इस मतदाताओं को अपनी नागरिकता और पात्रता साबित करने के लिए 13 दस्तावेजों की सूची में से प्रमाण देने। तो इसके परिणाम स्वरूप अकेले पश्चिम बंगाल में 27 लाख नाम जो हैं वो डिलीट हुए हैं, और इस डिलीट होने के कारण से ही परसेंटेज हमें ज़्यादा दिख रहा है। रोल पर बने रहने के लिए मतदान, नाम काटने और NRC परिसीमन के डर के कारण से लोगों ने साबित किया कि भारी संख्या में मतदान किया है कि वे भारत के नागरिक हैं। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। शमशेरगंज, जहाँ पर 74,775 नाम कटे, वहाँ पर 96% मतदान हुआ है। लालगोल, यहाँ पर 55,420 नाम कटे हैं, यहाँ पर 96% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में, जहाँ पर SIR में सबसे ज़्यादा नाम कटे हैं, उसके 2 इलाकों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, उसके कारण से वोटिंग हुई है। तो आपको बताऊँ, मैं इधर दिल्ली इत्यादि, गुड़गांव, नोएडा, इन सब क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल के बहुत सारे लोग रहते हैं जो मेड वगैरह का भी काम करते हैं। तो बंगाल इलेक्शन कारण पूरा ये एरिया मेड विहीन हो गया है, मिल नहीं रहे काम करने वाले लोग घरों में। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि सब गए हैं वोट देने के लिए। तमिलनाडु चुनाव की अन्य प्रमुख झलक भी है। एक यहाँ पर PT फैक्ट है जिसके बारे में पूछा जा सकता है। कोयम्बटूर में एक साड़ी पहनी हुई रोबोट जिसका नाम क्या था? टीना। भाई, किसी महिला का नाम अगर टीना हो तो आप नाराज़ मत होइएगा, लेकिन टीना रोबोट का नाम है जिसका साड़ी वाड़ी पहना करके उसको मतदाताओं को स्वागत करने के लिए और टॉफ़ी बांटने के लिए रखा गया था। तो इसका नाम ज़रूर ध्यान में रखें। PT में क्या पता पूछ ले आपसे इस तरह के छोटे फैक्ट, ठीक है? तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो क्या है? आफ्टर CWG ओलंपिक पिचेज, इंडिया नाउ टारगेट 2038 एशियन गेम्स। 2038 एशिया गेम्स भारत में कराने के लिए भारत ने अभी से ही अपना नाम आगे करना शुरू कर दिया है। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल के अधिकार सुनिश्चित करने और 2036 ओलंपिक के लिए आक्रामक रूप से दावा पेश करने के बाद भारत सरकार 2038 के एशियन गेम्स की मेज़बानी पर अपने नज़रें गड़ा दी है, और इसके लिए लॉबिंग भी शुरू कर दी गई है। क्या इन सब को आयोजित करने का क्या मतलब बनता है? लंदन ओलंपिक जब हुआ था तो उसका लंदन के लोगों ने काफ़ी विरोध किया था कि क्यों करवा रहे हो लंदन में, क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो। जो भी है, इससे देश की छवि भी एक कहीं न कहीं सुधरती है, ये आपको बताने का प्रयास कर रहा था मैं। सही चीज़ है, बस बशर्ते कि इसमें घोटाले ना हो और सही से ऑर्गेनाइज़ किया जाए। आधिकारिक कदम क्या है? कुछ नाम है आपको याद करने के लिए। भारतीय ओलंपिक संघ के CEO रघुराम अय्यर, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिख करके उन्होंने कहा है कि हमें इसमें आप शामिल करें, हमारे यहाँ पर आयोजित करना चाहिए। ये रहा आपके PT के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट। आगामी एशियाई खेलों का कैलेंडर 2026 आईची नागोया जापान में होगा। एशियाई खेल, एशियाई गेम्स 2026 का आईची गाइडलाइन भी आपने शायद पढ़ा होगा। तो आईची नागोया जापान में है। यहाँ पर 2026 का एशियाई खेल होगा। 2030 का जो नेक्स्ट होगा वो दोहा कतर में होगा। 2034 का रियाद सऊदी अरब में होगा। 2038 अभी खाली है, तो उसको लेकर के हमने अभी से ही कहना शुरू कर दिया है कि हमें भाई इस स्लॉट में बुक कर दो, ठीक है? ये याद रहेगा आपको।
क्या याद रखना है? 2026, 30, 34। अब एक चीज़ मुझे बस बता दीजिए, इससे पिछला एशियाई गेम्स कहाँ पर संपन्न हुआ? गेम्स से बीपीएससी के एईडीओ पेपर में हर पेपर में एटलीस्ट 2 सवाल पूछे गए हैं खेल खिलाड़ियों से। क्या आपसे पूछा जाएगा? पूछ सकता है, लेकिन बीपीएससी के करंट अफेयर एईडीओ के करंट अफेयर से कठिन आएंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ। भारत का इतिहास और प्रतिस्पर्धा। भारत ने सबसे पहली बार 1951 में उद्घाटन संस्करण और फिर 1982 में एशियाई खेलों की मेज़बानी की थी। इन दोनों मेगा इवेंट नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, लेकिन अब जो इवेंट हम करेंगे आयोजित, वो अहमदाबाद में करेंगे, ऐसा भारत सरकार ने कहा है। प्रतिस्पर्धी देश 2038 खेलों के लिए भारत को दक्षिण कोरिया और मंगोलिया से कड़ी प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा है, क्योंकि इन दोनों ने भी कहा है कि हमारे यहाँ पर आयोजित कर लो महाराज। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है एशियाई ओलंपिक परिषद, जो आपको जानना जरूरी है। एशियाई ओलंपिक परिषद OCA इस संस्था का नाम है। OCA पूरे एशिया महाद्वीप में खेलों की सर्वोच्च शासी निकाय है। इस खेलों की सर्वोच्च शासी निकाय जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, गवर्निंग बॉडी, वो यही है। यह दुनिया के 5 महाद्वीप संघों में से एक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त है। IOC ने इसको मान्यता दिया हुआ है OCA को, कि एशिया में खेलों की गवर्निंग बॉडी जो है वो OCAE है। OCA के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना आधिकारिक तौर पर 16 नवंबर 1942 को नई दिल्ली, भारत में की गई थी। इसको अवश्य याद रखें, इसको अवश्य ही याद रखें। इससे पहले एशियाई खेलों का आयोजन एशियन गेम्स फेडरेशन के द्वारा किया जाता था, जिसे बाद में भंग करके OCA का गठन किया गया। अब ये भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि इसकी स्थापना दिल्ली में ही हुई थी, नवंबर 16, 1982 ईस्वी में। मुख्यालय, इसका स्थायी मुख्यालय कुवैत सिटी, कुवैत में है। ठीक है। सदस्यता, वर्तमान में 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इसके सदस्य हैं। जैसे भारत का भारतीय ओलंपिक संघ जो है वो इसका मेंबर बना हुआ है, ये भी याद रहेगा आपको। प्रमुख खेलों का आयोजन कौन कौन से खेल करता है? तो एशियाई खेल, एशियन गेम्स जिसके लिए हम कहा है, एशियाई शीतकालीन गेम, एशियाई इंडोर मार्शल आर्ट गेम्स, एशियाई युवा खेल, एशियाई समुद्र तटीय खेल, बीच गेम्स जिसको कहते हैं। तो इन सब का आयोजन इसके द्वारा किया जाता है। इसका आदर्श वाक्य है एवर ऑनवर्ड, हमेशा आगे की ओर। और इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1951 के पहले एशियाई खेलों के दौरान दिया था। ये भी याद रखिएगा, आदर्श वाक्य इसका पंडित नेहरू जी ने ही दिया था, ये भी याद रख सकते हैं। OCA में भारत का, एशिया की कोई भी गेम की बॉडी होगी तो उसमें भारत का थोड़ा सा दबदबा हमेशा ही रहा है। वर्तमान में OCA के नेतृत्व में भारत का बहुत बड़ा दबदबा है। भारत के दिग्गज खेल प्रशासक पूर्व निशानेबाज रणधीर सिंह वर्तमान में एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हैं। यह एशियाई खेल प्रशासन भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर का भी दर्शाता है। इनका भी नाम याद रखिएगा, रणधीर सिंह का, ये पूर्व निशानेबाज भी रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आर्सेनिक पॉल्यूशन के बारे में, जो हमारे पानी में देश भर में फैला हुआ है। आर्सेनिक और फ्लोराइड, फ्लोराइड ज़रूरी भी होता है हमारे लिए। जैसे टूथपेस्ट अगर लेंगे तो उसमें थोड़ी सी मात्रा में, मध्यम मात्रा में फ्लोराइड रखा जाता है। लेकिन फ्लोराइड जो है बहुत बड़े प्रदूषण का कारण भी बनता है और बीमारी का कारण भी बनता है। उसी प्रकार से आर्सेनिक भी है, बहुत ख़तरनाक चीज़ होता है आर्सेनिक। लेकिन भारत के बहुत बड़े भाग में, बिहार के बहुत बड़े भाग में, ख़ास तौर से इंडो गैंगेटिक जो प्लेन है, इंडस और गंगा की जो प्लेन है, मैदान जो है, इसमें भारी मात्रा में आर्सेनिक पाए जाते हैं जल में, नेचुरली भी और उसके साथ साथ मानव निर्मित कारण भी हैं। जब भी कोई पॉल्यूशन वगैरह का टॉपिक लिखते हैं आंसर में, तो हमेशा ही कारणों को 2 भागों में बांटते हैं। इफ़ पॉसिबल देन कारणों को 2 भागों में बांटते हैं। पहला क्या होता है? मानव निर्मित कारण, जिनका मेंस है परसों से, ध्यान रखना गुरु। और दूसरा होता है प्राकृतिक कारण। पॉल्यूशन प्राकृतिक कारणों से भी होता है, नेचुरल कॉज एंड आर्टिफिशियल कॉज या मैन मेड कॉज जिसको कहा जाता है। इसको ध्यान में रखना है, आंसर राइटिंग में मदद करेगा ये।
एनजीटी एक बॉडी है, क्या है? हाई कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त एक संस्था है जो पर्यावरण से जुड़े हुए केसों को, मुद्दों को देखता है। एनजीटी ने देश भर में भूजल प्रदूषण से जुड़ी समाचार रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की। दिल्ली में अभी न्यूज़ आया था कि यमुना नदी में बहुत बड़ी संख्या में मछलियाँ मर गई अपने आप। यमुना नदी में तो इंसान मर जाए, मछलियों की क्या हैसियत, तो सारे मर गए। उसके अलावा वाटर कंटामिनेशन की जगह जगह से न्यूज़ आ रही थी। कुछ दिन पहले ही इंदौर में लोगों की मृत्यु हो गई थी, ग्रेटर नोएडा में भी न्यूज़ आई थी, कई सारे जगहों पर इस तरह की न्यूज़ आई है। स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। इसकी सुनवाई करते हुए एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जज साहब होते हैं ये, कि पीठ ने 28 राज्यों को भूजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड के प्रदूषण कम करने का निर्देश दिया है कि इसको कम करो। कैसे कम करेंगे ये लोग? ठीक, अच्छा आरओ लगाने से। हाँ, आरओ तो मदद करता ही है। एनजीटी ने सभी राज्यों को जिला, गांव, ब्लॉकों में प्रदूषण का डेटा जमा करने को कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट, हर विलेज और हर ब्लॉक से पॉल्यूशन का डेटा इकट्ठा करो। इसके साथ केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण को राज्यों द्वारा अपनाए जा रहे उपचारात्मक उपायों की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया है कि राज्य जो उपचारात्मक उपाय कर रहे हैं, मतलब इस पॉल्यूशन को कम करने या इससे बचने के जो उपाय कर रहे हैं, उसकी आप निगरानी करो। केंद्रीय जल बोर्ड को यह निर्देश भी दिया है। तो ये क्या था? ये तो था न्यूज। आर्सेनिक, पीने पानी के माध्यम से आर्सेनिक के सेवन से आर्सेनिकोसिस नामक गंभीर बीमारी होती है। इसके लक्षणों में त्वचा पर घाव, असामान्य रंजकता और लंबे समय तक संपर्क में रहने से कैंसर तक शामिल होता है। शुरुआत में इचिंग से शुरू होता है और कैंसर से अंत होता है। उसके बाद इंसान का ही अंत हो जाता है। कैंसर का बहुत बड़ा कारण होता है आर्सेनिक। अपने देश में ही नहीं, मैंने आपको पहले ही एक शब्द कहा जिस पर आपने ध्यान शायद नहीं दिया होगा। मैंने कहा इंडो गंगेटिक प्लेन, यानी कि सिंधु और गंगा का प्लेन। तो सिंधु तो पाकिस्तान में भी बहती है ना, तो वहाँ पर भी ये समस्या बहुत गंभीर है। क्यों है ये समस्या इस प्लेन में, तो उसको ज़रा मैं समझाऊंगा आपको। नीचे धैर्य रखिए। फ्लोराइड के अधिक संपर्क में आने से मुख्य रूप से हड्डियों और दांतों का स्वास्थ्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, जिसे आमतौर पर फ्लोरोसिस कहा जाता है। फ्लोराइड के संपर्क में आने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। भौगोलिक फैलाव और चिंताजनक आंकड़े। भारत के पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आर्सेनिक की मौजूदगी बहुत अधिक है, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में। वहीं पर मध्य पूर्व और दक्षिण और पश्चिम के राज्यों कुछ हिस्सा में फ्लोराइड की अधिकता है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको। बिहार में 4709 वार्डों में आर्सेनिक के, 3789 वार्डों में फ्लोराइड मौजूद है। यूपी में 16 जिले आर्सेनिक से, 16 जिले फ्लोराइड से। वेस्ट बंगाल और कर्नाटक का भी कदाचित यही हाल है। इससे प्राकृतिक कारण भी हैं बंधुओं, मैं कारण बताऊंगा आपको नीचे। उपाय क्या क्या किए जाते हैं, तो CGWA ने राज्यों को वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, आयन एक्सचेंज प्रक्रिया और रिवर्स ऑस्मोसिस जैसे तकनीकों का उपयोग करने का सुझाव दिया कि आप इनका उपयोग करें, जिससे क्या हो, जिससे वाटर से जो संदूषण है, पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट जो हैं, उसको हम अलग कर सकें। बिहार राज्य ने ट्रिब्यूनल को बताया कि प्रभावित वार्डों में लगभग सभी जगह रिमूवल प्लांट लगा दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल पाइप पेयजल योजनाओं को लागू कर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश ने भी दावा किया कि राज्य के 80% से अधिक घरों को पहले ही जल जीवन मिशन के तहत में हमने कवरेज कर लिया है। इन सब ने जवाब भी दे दिया। ये सारे क्या हैं, जितने भी रेड डॉट आपको दिख रहे हैं वो सारे आर्सेनिक से प्रभावित हैं। देखिए रेड डॉट कहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है आपको, ठीक है। जहाँ पर भी आपको नीला दिख रहा है ये सभी प्रभावित हैं। देखिए कहाँ पर दिख रहा है आपको। भूजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं? प्राकृतिक और भूवैज्ञानिक कारण भी हैं। सबसे प्रमुख आर्सेनिक का प्राकृतिक स्रोत। आर्सेनिक प्राकृतिक रूप से हिमालय की चट्टानों में पाया जाता है, ये ध्यान में रखना है आपको। गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ सदियों से इन चट्टानों को काट कर अपने साथ लाती रही हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के मैदानी इलाकों में इसे जमा कर दिया है, ठीक है।
जब ज़मीन के नीचे ऑक्सीजन की कमी होती है तो मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड घुलने लगता है और इसमें फंसा हुआ आर्सेनिक जो है वो पानी में मिल जाता है। मिट्टी के नीचे ऑक्सीजन की कमी क्यों होगी? क्योंकि हम अतिशय भौम जल का दोहन कर रहे हैं, तो इसके कारण से ऑक्सीजन की कमी होती है और उसके बाद से आर्सेनिक उनमें घुल जाता है। फ्लोराइड एक एपेटाइट जैसे खनिजों में पाया जाता है जो ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों में होते हैं। जब भूजल इन चट्टानों के संपर्क में लंबे समय तक रहता है तो चट्टानों को टूटने से फ्लोराइड पानी में घुल जाता है और इसके कारण से ये समस्याएं जो हैं वो बन जाती है और क्या हो जाता है फिर जाके फ्लोराइड भी घुल जाता है। मानवीय गतिविधियाँ, प्रकृति ने इन्हें ज़मीन के नीचे सुरक्षित रखा है लेकिन इंसानों ने इस संतुलन को बिगाड़ दिया है। भूजल का अत्यधिक दोहन पहला कारण हो गया। कृषि रसायनों का इस्तेमाल, खेतों में फॉस्फेट उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कई बार आर्सेनिक और फ्लोराइड के अंश होते हैं जो ज़मीन के नीचे चले जाते हैं और हमारे फूड चेन का हिस्सा बन जाते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट, कोयला जलाना, खनन इत्यादि से जो निकलते हैं उनसे भी आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे जहरीले चीज़ पानी में मिल जाते हैं। जलवायु और भौगोलिक कारक भी है। गंगा के मैदानी इलाकों की ज़मीन बहुत सपाट है, इस प्रकार का प्लेन है, कोई यहाँ पर ढलान नहीं है, स्लोप नहीं है, ठीक है। यहाँ पानी का बहाव बहुत धीमे गति से होता है, यहाँ पर पानी लगभग में स्थिर रहता है और धीमे बहता है जिससे भूजल को चट्टानों के साथ प्रतिक्रिया करने और खनिजों घोलने के लिए बहुत अधिक समय मिल जाता है। इसलिए जल में और भूजल जो है यहाँ पर जो चट्टान है इनमें क्या होता है, जल के साथ में घुलने की प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाती है क्योंकि पानी रुका हुआ है। इसलिए पहाड़ों के पानी स्वच्छ होते हैं और मैदानों की तुलना में उनके पानी स्वच्छ होते हैं। राजस्थान, कर्नाटक जैसे कम बारिश वाले इलाकों में उच्च वाष्पीकरण के कारण से पानी भाप बनकर उड़ जाता है और ज़मीन के नीचे बने हुए पानी में फ्लोराइड की सांद्रता बहुत अधिक हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि भौगोलिक कारण है, ये नेचुरल कारण है जिसके कारण से पानी में फ्लोराइड और आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर जर्मनी नाउ फ्रांस वे फॉर ट्रांजिट वीज़ा। इस न्यूज़ को ज़रा जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं। जर्मनी के बाद फ्रांस सरकार ने भी भारतीय हवाई यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर ट्रांजिट वीज़ा की आवश्यकता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। फ्रांस दूतावास के अनुसार 10 अप्रैल 2026 से यह नियम लागू हो जाएगा। छूट की शर्तें क्या हैं? यह छूट मैं बताऊंगा अभी वीज़ा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्योंकि सवाल वहीं से पूछेगा आपसे। यह छूट केवल सामान्य पासपोर्ट रखने वाले उन भारतीय नागरिकों पर लागू होगा जो कनेक्टिंग फ़्लाइट, जैसे आप यहाँ से मान लीजिए अमेरिका जाना चाहते हैं तो आपने बीच में क्या किया, आपका फ़्लाइट जो है यहाँ से आप पेरिस ले लीजिए और पेरिस से फिर आप न्यूयॉर्क चले जाएँ, तो ये कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ने के लिए ट्रांजिट वीज़े की आवश्यकता पड़ती है जो फ्रांस अब ट्रांजिट वीज़ा मुक्त आपको आने जाने की सुविधा देगा। पकड़ने के लिए फ्रांस से होकर गुजरते रहना होता है। शर्त यह है कि हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र को छोड़ करके आप बाहर ना निकलें। वीज़ा क्या होता है? तो विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, इसको कहा जाता है वीज़ा। एक प्रकार की सशर्त अनुमति, कंडीशनल परमिशन होता है कि हम आपको अपने देश में आने देंगे, जो किसी देश द्वारा एक विदेशी नागरिक को दी जाती है या उस व्यक्ति को उस देश से प्रवेश करने, एक निश्चित समय तक रहने और वहां से गुजरने की कानूनी अनुमति होती है। ध्यान दें कि पासपोर्ट आपकी अपनी सरकार देती है जबकि वीज़ा वो देश देता है जिस देश में आप यात्रा करना चाह रहे हैं। इतना तो पता होगा आपको। लेकिन कुछ कुछ देशों में हम बिना वीज़ा के भी जा सकते हैं, ऑन अराइवल वीज़ा भी मिल जाता है। ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है? ट्रांजिट वीज़ा एक बहुत ही कम अवधि का वीज़ा होता है। यह तब जरूरी होता है जब आप सीधे अपने गंतव्य पर नहीं जा रहे हो बल्कि रास्ते में किसी तीसरे देश के हवाई अड्डे पर आपकी फ़्लाइट बदलनी हो। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया जिससे आप समझ गए होंगे, ट्रांजिट वीज़ा उसी को कहा जाता है। वीज़ा के प्रकार होते हैं टूरिस्ट या पर्यटक वीज़ा। टूरिस्ट या पर्यटक वीज़ा केवल घूमने फिरने, छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हैं। इस वीज़ा पर आप उस देश में कोई नौकरी या व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। सेकंड होता है स्टूडेंट वीज़ा, या उन छात्रों को दिया जाता है जो किसी विदेशी विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। जैसे अमेरिका का F1 वीज़ा जो है, अगर आप वहाँ पर एजुकेशन लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये वीज़ा मिलेगा। एक होता है वर्क और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। जब वीज़ा तब दिया जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में नौकरी करने, पैसा कमाने के उद्देश्य से जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए आमतौर पर विदेशी कंपनी से जॉब ऑफर होना जरूरी होता है। जैसे अमेरिका का प्रसिद्ध H1B वीज़ा जो है वो एक वर्क वीज़ा के अंतर्गत ही आता है। व्यवसाय वीज़ा, यह वीज़ा व्यापारिक बैठक, सम्मेलन या किसी कंपनी के साथ डील करने के लिए कुछ दिनों के लिए दिया जाता है। यह वर्क वीज़ा से अलग है क्योंकि इसमें आप वहाँ स्थायी नौकरी नहीं करते बल्कि जाते हैं और वापस आ जाते हैं।
फिर अगला है मेडिकल वीज़ा। जब किसी मरीज़ को अपने इलाज के लिए वहाँ पर जाना होता है दूसरे देश के अस्पताल में, तो आपको मेडिकल वीज़ा दिया जाता है। उसके बाद से सबसे लास्ट में आता है राजनयिक वीज़ा, या केवल सरकारी अधिकारी, राजदूत या राजनयिकों को आधिकारिक काम से दूसरे देश के लिए जाना हो तो दिया जाता है। राजनयिकों के पासपोर्ट भी अलग होते हैं, उनका कलर अलग होता है। जैसे भारत का पासपोर्ट अगर आप लेंगे तो डार्क ब्लू होता है, लेकिन अगर राजनयिक को मिलता है तो वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है उनके कलर में। तो ये अंतर होता है, इसे ज़रूर याद रखें। वीज़ा के बारे में मैंने समझा दिया है आपको, बाकी टॉपिक हम लोग मंडे को करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।